हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। एसएससी सीजल प्री एग्जामिनेशन 2024 की 36 शिफ्ट के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे गए हैं एरर डिटेक्शन के, वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, टोटल हमारा पेपर जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीजल प्री एग्जामिनेशन 2024 वाला, वो 36 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, और एक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। टोटल आपके जो क्वेश्चंस है ना इस पूरी क्लास में एरर डिटेक्शन के, तो वो है आपके 68 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है लगभग 68 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जो कुछ भी आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक स्कैम भी चल रहा है कि लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस तो करा दिए कुछ ने, लेकिन जो आसान आसान क्वेश्चन है वो करा दिए, टफ टफ क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप में से किसी का भी सीजल प्री निकल रहा है और अच्छा स्कोर आ रहा है कि कट ऑफ में मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो भैया मेंस का बैच ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको डेली टारगेट और सारा का सारा कंटेंट और व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको गुरुकुल में रह के पढ़ाई करनी है, यहाँ आके पढ़ाई करनी है, तो आपके पास गुरुकुल की डिटेल दे रखे हैं। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको एसएससी से रिलेटेड। ठीक है, आपका बैच नया स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो या 2025 के एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप मुझे यहाँ पे जवाब दे दो किसमें कहाँ पर क्या गलती है। और मैं सच बताऊं, 98% सारे के सारे क्वेश्चन ना बच्चों वाले पूछेंगे, एकदम बच्चों वाले। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। एक्सट्रीमली गुड, हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है मेरे भाई, और ये क्वालिफायर है परफॉर्म्ड के लिए, जो कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब को हम एडवर्ब जो है हमारा क्वालिफाई करता है, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब। तो यहाँ पे आपको वेल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। ठीक है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। नेक्स्ट, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, गुड की जगह वेल करना है, क्योंकि वेल एडवर्ब होता है, बस दैट्स इट। आगे आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताओ, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस। हाउ इज इट पॉसिबल कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल बना रहे हो, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है भाई। तो इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, नो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। देखो, पहली बात तो विल के साथ हैड और प्लस V3 ये कॉम्बिनेशन ही गलत है, या तो विल हैव प्लस V3 होता है। ठीक है, तो आप हैड तो हटा दो, गलती तो आपको मिल गई। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हैव प्लस V3 लगा सकते हैं, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, यहां तक भी ठीक कर सकते हैं। वैसे भी ये जो इंडिकेशन है ये परफेक्ट का होता है। ठीक है, बाय दिस टाइम और बाय द टाइम ये परफेक्ट का इंडिकेशन होता है, आपने परफेक्ट बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप एंड के आगे वाली वर्ब देखोगे तो यहां पे एंड अपने साथ सिमेट्री लेता है, यानी कि यहां पे जो मेन वर्ब है उसकी आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, यहां पे आपने आईएनजी लगा दी, जबकि एंड दोनों मेन वर्ब के लिए सिमेट्री लेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब के लिए काम करेगी। तो आगे जब आईएनजी है, अच्छा ये आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे यहां पे देखोगे ना, यहां पे माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, तो यहां पे देखो ये ना एक तरीके से टाइम दे रखा है, बाय दिस नेक्स्ट मंथ। हालांकि ये टाइम परफेक्ट के लिए आता है, लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए आ सकता है। ठीक है, हाँ, प्रेपोजिशन प्लस टाइम दे रखा है, तो यहां पे ये सेंटेंस आपको ना परफेक्ट में बना सकते थे अगर यहां पे आईएनजी नहीं होता। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको भी आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे, और यहां पे लगा देंगे विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ग्रेजुएटिंग। ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा जी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे। एवरी के साथ जो भी नाउन आप लगाओगे ईच और एवरी के साथ, वो सिंगुलर फॉर्म में लगाओगे, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो एवरी स्टूडेंट्स नहीं, एवरी स्टूडेंट होगा। ईच और एवरी के साथ आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, ईच और एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ठीक है, और अगर इसके बाद में आपने ईच के साथ में ऑफ लगा दिया
ईच के साथ अगर आपने ऑफ लगाते हो तो नाउन फिर आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब फिर भी आपकी सिंगुलर ही आनी है। और एवरी के साथ अगर आपने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। एवरी के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं करते। तो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी, डी वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में स्टूडेंट्स में से एस हटा दो बस। ठीक है जी, आसान आसान सवाल है तो हम ज्यादा टाइम लेंगे ही क्यों भाई। आई एम डांसिंग नॉट आई आर डांसिंग। अगर किसी स्कूल के बच्चे को ये सवाल दे दिया जाए ना तो वो भी सॉल्व करके आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा महारथी और ज़्यादा वो बनने की कोशिश मत करना कि मैंने बहुत बड़े झंडे उखाड़ लिया, भाई कुछ नहीं कर लिया तुमने। आई के साथ आर लगा रहे, हद है यार। पेपर का लेवल भी कुछ होता है यार। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन। हाउ इज इट पॉसिबल कि देन के साथ आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो। ठीक है, बेटर देन होना चाहिए। लगता नहीं है कि अब 130 जाएगी कट ऑफ लग रहा है 140 150। 30 तो वैसे भी नहीं जानी थी, लेकिन 150 के आसपास मुझे दिख रहा है आसार की जाएगी कट ऑफ। तो बेटर देन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी ना, बेटर देन। अब इसमें देखो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं यार, सच बताऊं। जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ते होंगे ना मेरे से, वो तो ये कहेंगे सर क्या ही है, आप बोल के बता दो, लिखो भी मत पेन से इस बोर्ड पे, अब बस बोलते चलो मैं कर लूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना समझना है तो फाउंडेशन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो अच्छे से सिखाते हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का लाइव बैच चल रहा है, बैच नंबर 17 2025 को टारगेट करेगा। मेंस के बैचेस चल ही रहे हैं आपके, तो आराम से पढ़ो एकदम तसल्ली से। एक चीज, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे वेंट, वो कैसे हो जाएगा, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज, भाई यहाँ पे वॉज लगा है, सेंटेंस पास्ट में है। जैसे ही कॉन्सर्ट ओवर हो गया तो वे गए होंगे ना एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, कि जाते हैं। गो की जगह वेंट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी। अगर आधा पास्ट में है तो आगे वाला एक्शन भी पास्ट में ही होना चाहिए। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट। रिन्यूएबल एनर्जी sources like solar and wind power will replaced, modal auxiliary verb के बाद past participle is impossible, modal auxiliary verb के बाद where infinitive is used, that is a grammatical concept, but you can say easily कि यहाँ पे will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ऐसे हम पढ़ सकते हैं आसानी से, आसान भाषा में पढ़ना है तो। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पढ़ना है तो विल के साथ बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस्ड नहीं रिप्लेस होगा। कहा गया, ये रहा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। आगे आ जाती है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज, सो एज और एज के बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी होती है, तो यहाँ पे गुड हो जाएगा। सो गुड एज, सो गुड एज, positive degree is used between so as, so and as, or as and as. Next, our family is planning a trip to Europe next summer where we should visit several famous landmarks and enjoy local cuisines. देखो, मेरी जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली है वो प्लानिंग कर रही है एक ट्रिप यूरोप के लिए नेक्स्ट समर, अगले समर में, जहां हम करेंगे या करना चाहिए, हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जब आप ट्रिप पे जाओगे तो फिर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपकी डेफिनेट होगी। लेकिन फ्यूचर की कोई भी चीज डेफिनेट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रांगली पॉसिबल हो सकती है, 99.9% तक पॉसिबल हो सकती है, बट एग्जैक्टली 100% नहीं होता, क्योंकि वहां पे अभी कुछ हुआ ही नहीं है और प्लानिंग ही अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे भी अभी कुछ हुआ नहीं, अभी हम पहुंचे नहीं है, प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे विल लगाएंगे, लेकिन विल में और शुड में बहुत फर्क होता है। शुड मतलब चाहिए, जब आप जाओगे तो चाहिए तो बनता ही नहीं है ना, करेंगे यार। जब आप पहाड़ों पे जाओगे तो यू देखोगे, एंजॉय करोगे, ऑब्वियसली करोगे, सुनिश्चित करना पड़ेगा। विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, तो यहाँ पे शुड को हटाओ, विल लगाओ, क्योंकि जो ट्रिप पे जाएगा वो घूमने के लिए ही जाता है भाई। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, भाई फ्रॉम एक पॉइंट ऑफ प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम से तक, से तक स्टिल यूज नहीं करते, टू यूज करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
तो टू यूज करेंगे, नॉट स्टिल। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज। वर्ब से पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे या ऑब्जेक्ट लगाओगे, एक बात बताना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओगे या ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओगे? है ये जो वॉज है ये वर्ब है ना, वो 23rd की है या थी, तो एज तो सही है, एज की दिक्कत नहीं है। एज ही होना, सॉरी सी होना चाहिए। हर कैसे हो जाएगा यार, सी होना चाहिए। ठीक है, एज सी वॉज 23rd। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन में यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन 1 डेकेड। मतलब एक दशक से भी ज्यादा इस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, मतलब मैं काम कर रहा हूं। इट इज ही वह व्यक्ति है जिस कंपनी के लिए एक दशक से भी ज्यादा टाइम से काम कर रहा है। तो सिंपली आप यहां पे देखोगे हु क्या है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन का पहला वर्ड जो होता है ये एंटीसीडेंट होता है, इसी के हिसाब से यहां पे वर्ब आती है। तो देखो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है जो कायदे से ही के हिसाब से गलत है। अब आपको गलती तो मिल गई कि सर यहां पे ना वर्क नहीं होना चाहिए, ये गलती है, आपने आंसर लगा दिया फोर्थ। लेकिन अब इसको करेक्ट कैसे करोगे? या तो यहां पे वर्क्स भी कर सकते थे, वर्क्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, वर्क्स कर सकते हो, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, फॉर के बाद यहां पे टाइम दे रखा है, तो ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्शन आपका बेटर रहेगा। तो यहां पे वर्क्स की जगह हम लोग क्या करना पसंद करेंगे? हु हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। कल रात क्या हुआ, कल क्या हुआ? तूफान जब आ रहा था, आंधी आ रही थी, तब जो विंडोज थी वो बहुत ही गंदे तरीके से बैंग हो रही थी, मतलब पटक रही थी ऐसे करके। तो बैंग्ड आपकी मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, कोल्ड वोल्ड हो रखा है, खतरनाक। तो यहाँ पे देखो वायलेंट जो है ना ये आपका एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव मेन वर्ब के लिए काम नहीं कर, आपको लगाना है एडवर्ब, वायलेंटली बैंग्ड। ठीक है, वायलेंटली बैंग्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन डी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज, अभी अभी पढ़ के आए एडजेक्टिव टॉपिक, स्मार्ट एज होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है भाई। एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मेरे इंग्लिश फाउंडेशन बैच से पढ़ के गया है, इवन आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं डजेंट मैटर, बट अगर कोई स्टूडेंट मेरे इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, उससे पढ़ के गया है, तो अभी तक और आखिरी 68th क्वेश्चन तक एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो मैंने आपको ना सिखाया हो उस फाउंडेशन कोर्स में, तो मैं आज से ही पढ़ाना छोड़ दूंगा, आज से ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर सीजल प्री 2024 के 68 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे इंग्लिश फाउंडेशन बैच के ग्रामर वाले कोर्स से बाहर हो, या जो चीज मैंने ना सिखाई हो और बहुत इजी और एक्सट्रीमली इजी तरीके से, पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। जाके चेक कर लो, कोर्स चेक कर लो और क्वेश्चन चेक कर ले। ठीक है, आखिरी तक देखते रहना सब कुछ। ठीक है, स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा, एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। द प्रोग्राम ऑन टीवी was now shown the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center। देखो मैंने आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स की पहली या दूसरी क्लास में जो बेसिक्स ऑफ वर्ब वाली क्लास होती है ना, बेसिक्स ऑफ वर्ब, बेसिक्स ऑफ ग्रामर वाली,
उसके अंदर पहले ही बता देता हूं कि देखो बी वर्ब के बाद, बी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, एक्टिव वॉइस में आईएनजी आएगा। यहाँ पे वॉज के साथ इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है भाई, पैसिव वॉइस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनना चाहिए या नहीं, कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए, नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, यानी कि इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे ये काम हो रहा है तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए। तो जो टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम ऑन टीवी, जो टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को दिखाया गया है या उस प्रोग्राम ने दिखाया है, यानी कि जो प्रोग्राम है उसने दिखाया है किसको? ब्लरिंग फेसेस को, ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जहां पे आप जाके दोबारा बच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पहली बात तो देखो इसमें से एलिमिनेट करो कि यहां पे पहला वाला, अब आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। कहां? ये एक तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, ठीक है। ये हाँ, ये आपका एरर डिटेक्शन का नहीं है, एरर करेक्शन का है। तो यहाँ पे वर्ब तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो वर्ब है ना ये सिंपली प्रोग्राम के लिए आ रही है, ये भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, जहां पे सोइंग है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, और ये होगा नहीं क्योंकि नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन इसमें है नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सोइंग होगा, हमारा सब्जेक्ट डूअर है वैसे भी, क्योंकि आगे वाला जो फेसेस है ना ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है ये वाला, तो ऑब्वियसली ये आपका आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, वॉइस वर्ब के साथ आईएनजी, एक्टिव वॉइस होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, द ब्लरिंग फेसेस होगा या ब्लर्ड फेसेस होगा? अगर ब्लरिंग होता भी तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिया होता, ये तो दोनों हट ही गए, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ब्लर्ड फेसेस होगा। जैसे ही कोई न्यूज में किसी व्यक्ति का फोटो आता है तो न्यूज चैनल वाले उसका ब्लर कर देते हैं ताकि किसी की बेइज्जती ना हो, तो ब्लर्ड फेसेस होगा। ऑफ द इनमेट्स, ऑफ द इनमेट्स अपॉन होगा ना कि ऑन होगा, ऑफ, सॉरी ऑफ होगा कि ऑफ रिहेबिलिटेशन, हाँ ऑफ द अपॉन द रिहेबिलिटेशन, हाँ ये हो जाएगा। रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है, ठीक है, अपॉन नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ रिहैबिलिटेशन, यानी कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसके जो इनमेट्स हैं। ऑफ तो ठीक है, क्योंकि ऑफ हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे पहले वाले नाउन पे पोजीशन भी तो दिखाना है, हाँ, तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक। नाइदर माई ब्रदर नॉन माई ब्रदर्स इन लॉ, देखो ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ ली कि नाइदर के साथ नॉर आता है, ये भी हमने पढ़ लिया कि इसके साथ एक नाउन जुड़ा होगा, इसके साथ भी एक नाउन जुड़ा होगा, और दोनों में से उस नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी जो पास में होगा, तो हमने वर्ब लगा दी ब्रदर्स इन लॉ के हिसाब से, क्योंकि यही पास में है, ठीक है, यही हमारा पास में। लेकिन अब तो आप फंस गए, क्योंकि ये वो वाला पास नहीं, हिंदी वाला पास है, नियर, ठीक है। अब ये पास में है तो ये वर्ब तो अब सेकंड फॉर्म है, ये तो दोनों के लिए सेम है, तो चाहे इसके लिए लगाओ इसके लिए सही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वर्ब के साथ साथ जो प्रोनाउन या प्रोनाउन के केसेस हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे वो भी उसी के हिसाब से यूज करेंगे, यानी कि वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था ना कि इनके साथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो भी पास वाले के हिसाब से यूज करते हैं, यानी कि द मीटिंग एज हिज हेल्थ नहीं होगा भाई, हिज हेल्थ नहीं होगा, देयर हेल्थ होगा। देयर किसके लिए आ रहा भाई? ये ब्रदर्स इन लॉ, देयर हेल्थ इज नॉट मोर गुड, तो यहां पे मेरे भाई हिज की जगह क्या हो जाना है? देयर हो जाना, हिज की जगह हो जाएगा देयर, क्योंकि वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही हम पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। अरे भैया इतना दूर क्यों चला गया, बटन दबा जाता है यार इसका चलो इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट बताओ, solutions to the country's interior problems are still a long way away। देखो solutions to the country's interior problems है ना, यहां पे देखो कभी भी हम किसी एक, पहली बात तो ये बताओ कि यहां पे किसी पर्टिकुलर देश की बात हो रही है? कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे पर्टिकुलर कोई एक देश की बात हो रही है? नहीं ना। जब भी कोई कॉमन नाउन होता है मेरे भाई, जब भी कोई कॉमन नाउन होता है तो उस कॉमन नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट गलत हो तो मुझे बता दे कोई आके कि यहाँ पे जो कंट्री की इंटीरियर प्रॉब्लम्स हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं आर
स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, तो यहाँ पे द को हटाना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल गलती। नेक्स्ट, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, उन्होंने डिसाइड कर लिया शहर छोड़ने का। सीक्रेट या सीक्रेटली, ये तो सब्जेक्ट है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट है, और डिसाइडेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। तो यहां पे सीक्रेटली होगा, सीक्रेटली होगा मेरे भाई, सीक्रेट की जगह सीक्रेटली एडवर्ब लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डी वाले पार्ट में गलती है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, मिस्ट्रेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, प्रेफर। इन सब के साथ हम फिक्स्ड प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, और इसी के साथ हम इसके अंदर कंपैरिजन शो कर देते हैं टू के साथ। जरूरी नहीं है कि हर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आएगा तभी कंपैरिजन शो होगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ग्रामेटिकली पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं बट सेंस कंपैरिजन का देते हैं, लेकिन और इसी वजह से उनके साथ देन नहीं लगाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है जेनेटिकली। ठीक है, शुरुआत से वो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स ऐड करे गए। जैसे ये जो वर्ड्स मैंने नाम लिए अभी तक, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, प्रायर, प्रेफर, ये सब ये आपके लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ऐड किए गए थे, जिनकी कंडीशन है कि इनके साथ देन नहीं लगेगा, और ना इनकी कोई दूसरी डिग्री होगी। आप दूसरी डिग्री में यूज नहीं कर सकते, इनमें ई आर नहीं लगा सकते। ये जैसे हैं वैसे ही यूज करो। हालांकि ये हमारे यहाँ कंपेरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, हम इनको कंपैरिजन के लिए, सीनियर भाई कंपैरिजन तो कर ही रहा है, तो टू का यूज करेंगे, देन को हटा दो बस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल विद मी, एम्प्लॉयज मेरे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, एंड दे टॉक्ड अबाउट, और उन्होंने बातें करी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। सिंस आई हैज वर्कड, तो देखो हैज देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आई के साथ हैज तो नहीं आ सकता। आपने गलती तो ढूंढ ली, तुरंत देखा कि आई के साथ हैज लगा, चलो ठीक है, सेकंड पार्ट में गलती, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, बट अब इसको एक्सप्लेन करोगे इसमें गलती क्या है। तो देखो यहाँ पे हैज की जगह वैसे तो कुछ लोगों ने हैव लगा दिया होगा, देखते कि हैज तो नहीं आएगा, हैव आएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे हैव भी मत लगाओ, हैव भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में, देखो यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट है, सिमेट्रिक सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे हैड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आई हैड वर्कड देयर एज अ मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ही है, सेकंड, लेकिन आपको हैज की जगह हैव ना करके आपको हैड करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज, ऐसे क्वेश्चन जिनमें तोते उड़ जाते हैं, कबूतर, हर किसी की पकड़ में नहीं आती ये चीज। अनिल यादव सर आपके साथ ऐसे ही हैं, सबसे पहले आंसर की को सॉल्व कराया जाता है, और एग्जाम से पहले सटीक सटीक क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए दी जाती हैं। मोस्ट वेलकम आपका। देखोगे तो यहाँ पे एक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, डियर। तो डियर का मतलब होता है, जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है प्रिय। ठीक है, प्रिय। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है कॉस्टली, एडजेक्टिव की तरह ही, कॉस्टली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। कॉस्टली मतलब महंगा, महंगा भी होता है। महंगा अलग अलग सेंस में, एक तो बहुमूल्य कह सकते हैं कि मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो भी आप कह सकते हो। दूसरा, अगर कोई कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा, अब देखो कॉस्ट में एल वाई बनाने के लगाने के बाद भी ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब हम किसी नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये चीज हमने पढ़ रखी होगी कभी ना कभी, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी गुरुकुल, इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादौन इंग्लिश। ठीक है, ये ओपन स्टडी हमारा ऐप है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इधर पहुंच गया इसलिए मैंने बता दिया। जैसे फ्रेंड में एल वाई लगाते हैं तो फ्रेंडली एडजेक्टिव हो जाता है, ऐसे ही कॉस्ट में जब आप एल वाई लगाओगे ना तो कॉस्ट नाउन होता है, अगर इसमें आप एल वाई लगाओगे तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, फ्रेंड है, माइजर है, कावर्ड है, निगार्ड है, स्कॉलर है, ऑर्डर है, लीजर है, इनमें अगर एल वाई लगा दोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एडवर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं, डियर, डियर, दो मीनिंग है इसका, पहला मीनिंग ये रहा, दूसरा मीनिंग ये रहा। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब बन गया। जब इसको आप एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा महंगाई पूर्वक या इन अ कॉस्टली मैनर।
या इन अ कॉस्टली वे, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे ना मिस्टर अरुण विल पे, अब देखो यहाँ पे डियर का यूज आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, एक ही चीज को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, प्रिय के सेंस में भी कॉस्टली के सेंस में भी। तो हम इसको प्रिय के सेंस में तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पे मतलब पैसा देने की बात हो रही है, तो इसमें तो प्रिय का तो कोई सेंस है नहीं। अरुण ने पे किया डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, अगर उसने कोई फाइनेंशियल मिस्टेक कर दी, मान लो तुमने कोई फाइनेंशियल मिस्टेक कर दी, जैसे मान लो आप हो कैशियर और आपने 100 रुपए लेने थे, आपने 50 ले ली, तो 50 रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे। तो आपको अपना जो पैसा है वो अब ये तो 50 रुपए की बात है, अगर 50 लाख की बात होती तो आपको जेब से देना पड़ता। यानी कि आप विल पे, आप पे करोगे डियर और डियरली, डियरली बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली, इन अ कॉस्टली मैनर। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल मिस्टेक करी है। तो यहां पे डियर की जगह डियरली होगा। रीजन मैं बता देता हूं क्यों होगा। पहली बात, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, और एडवर्ब की नीड क्यों है? क्योंकि ये वर्ब के लिए काम कर रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, ठीक है ना। तो यहां पे डियरली हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर किसी टीचर को जज करना है तो उसके पढ़ाने के तरीके, उसकी सोचने के तरीके और उनके एक्सप्लेन करने के तरीके और उनके कंटेंट से ही जज किया जाता है हु इज द बेस्ट, ठीक है, या विच इज द बेस्ट। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट, नहीं होता, इनटू कैसे हो जाएगा? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होगा भाई, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी से उसने प्राप्त करी है MBA की डिग्री, क्या? लास्ट ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर एनीमोर। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अब देखो कहां गलती हो सकती है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिप्लाइड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इन अ ड्राई टोन, उसने एक बहुत ही रफ टोन में रिप्लाई किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आउच। अब देखो आउच जो होता है ना, ये एक तरीके से नफरत जैसा होता है, जैसे कि किसी चीज से कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही तो हम आउच बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंस में। अब यहां पे लिखा आई विल नॉट वर्क फॉर एनीमोर। अब देखो यहां पे आप देखोगे ना तो विल लगा हुआ है, ठीक है। अब विल जो है, अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो विल का वुड तो नहीं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे वुड कर रखा है, मैंने भी किया था वही सोच के, ठीक है, मैंने वही सोचा था। बट यहाँ पे एक्चुअली रिप्लाइड के हिसाब से इस टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज अंडर इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस पे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, विल का यूज नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म है। बट विल की जगह कुछ लोगों ने वुड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, वुड नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पे आप दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं, यहां पे कैन कर सकते हैं। अच्छा, कैन क्यों यूज करेंगे, कुड भी यूज नहीं कर सकते? बोलते हैं ना कि यार देखो सॉरी यार, अब मैं कर नहीं सकता, बहुत हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो सॉरी आई कांट, मतलब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक वो काम कर रहा था, अब वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता इससे ज्यादा। तो ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच आई कैन नॉट वर्क फॉर एनीमोर, वर्क फॉर यू एनीमोर। यहां पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करनी है, विल को हटा के, लेकिन वुड नहीं करना है। करेक्शन आप यहां पे देख लोगे, करेक्शन आपका होना उसी पार्ट में है, बट कैन यूज करना है आपको, वुड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहां आपके कौन से वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आई कैन नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, मिस्टर सूर्या हैव कैसे हो जाएगा यार, हैज होगा, सूर्या के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ना। मिस्टर सूर्या हैज नो इंटीरियर मोटिव। नेक्स्ट, यहां बस आपको हैज लगाना है, बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखोगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मेरे भाई अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिलता है बाय द टाइम, पूरा सेंटेंस पढ़ लो पहले। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। ये क्वेश्चन इतना मजेदार है ना कि बहुत से लोग तो इसको गलत कर देंगे, ठीक है, बहुत से लोग गलत करेंगे इसको। हालांकि देखने में बहुत आसान है क्वेश्चन, तुरंत आपको मिल जाएगा आंसर, तुरंत आपने लगा दिया होगा, मैंने मान लिया, बट फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। कैसे? कि बाय द टाइम लिखा हो कहीं पे, या फिर बाय प्लस टाइम लिखा हो, यानी कि एग्जैक्ट टाइम लिखा है और बाय लगा हुआ है। तो ये जो इंडिकेशन होते हैं ना, ये परफेक्ट के होते हैं, ये परफेक्ट टाइम को शो करते हैं, यानी कि एक टाइम हुआ और वो खत्म हो गया, इसको शो करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब ये हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो या फिर ये हो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी, जैसे मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी तक, जैसे ये महीना खत्म हो जाएगा आखिरी तक, ही वह विल बीन, तो ये तो गलत हो ही गया यार, ये तो सबको पता है, हिल विल बीन तो होगा नहीं, विल बीन आईएनजी कैसे हो जाएगा, विल हैव बीन आईएनजी होता है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैव बीन लगा दिया, ठीक है अच्छी बात है, उनका एकदम सही है। ठीक है, जो नॉर्मली सोच रहे हैं लॉजिकल, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने लगाया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसको छोड़ देते हैं, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। अब उन्होंने ये लॉजिक किस लिए लगाया, क्योंकि फॉर सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा होता है तो परफेक्ट कॉन्टेंट्स बनेगा, बना दिया, ठीक है भाई आपका आंसर सही हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये गलत है। गलत ये इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस अभी भी परफेक्ट में ही बनना चाहिए, विल हैव वर्कड होना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि एक रीजन तो सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ये परफेक्ट का इंडिकेशन दे रखा उसने, और ये दिया क्यों है उसका भी रीजन ये है कि ये फॉर 5 years का मतलब है कि 5 साल तक, 5 साल से ही नहीं, 5 साल से नहीं, 5 साल तक, यानी कि बोलते हैं कि 5 साल तक, 5 साल तक, ठीक है, ये इसका मीनिंग है ना कि 5 साल से। अब देखो जैसे मैंने कहा कि यार तुम कब से काम कर, अरे यार अगले महीने ना मेरे 6 साल हो जाएंगे, अगले महीने तक मैं इस कंपनी में 6 साल तक काम कर लिया हूंगा, अभी पूरे नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे अगले महीने तक, तो अगले महीने तक मेरे पूरे 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि ये परफेक्ट हो जाएगा, काम पूरा खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं। और वहां तक उसने बाउंड्री बता दी ना भाई, एक लिमिट सेट कर दी कि इतने महीने तक, इसके आगे की बात नहीं कर रहा। अगर ये सेंटेंस में नहीं होता तो आप लगा सकते थे कि ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, वो 5 साल से काम कर रहा होगा, लेकिन उसने परफेक्शन दिखा दिया, उसने टाइम ऐसा मेंशन कर दिया है कि आपको सेंटेंस में टाइम खत्म करना ही पड़ेगा। तो फॉर 5 years का मतलब ये भी होता है कि मैं 5 साल तक काम कर लिया होऊंगा, ये कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हम हैव बीन वर्किंग ना लगा के हैव वर्कड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव वर्कड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला पार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई हैव द 100 रीजन, कभी भी या तो 100 को आप यूज कर रहे हो तो इससे पहले नंबर होना चाहिए, या तो नंबर हो तो 100 सही है और उसके आगे नाउन सही है, लेकिन अगर नंबर नहीं है, अकेला 100 है, तो फिर हंड्रेड्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, हंड्रेड्स प्लस ऑफ प्लस नाउन, और वो भी प्लूरल, ये लिखना पड़ेगा। तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स टू नॉट अटेंड, द हट जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ हो जाएगा, रीजन्स हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, आफ्टर आई रिटायर, आफ्टर आई रिटायर I started a second career as a writer and published several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। मेरे भाई, इन केस ऑफ डबल एक्शन, आपने एक टेंस टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जब सेंटेंस में 2 एक्शन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और यात्रियों को पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, वहां पर 2 एक्शन होते हैं। इन केस ऑफ डबल एक्शन, जब सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन होते हैं मेरे भाई, तो उसमें पहला एक्शन जो होगा ना, फर्स्ट एक्शन, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हमारा बनता है परफेक्ट में, ठीक है, और दूसरा एक्शन जो बनता है भाई, वो आपका बनता है, दूसरा एक्शन जो बनता है वो बनता है आपका सिंपल सेंटेंस। और अगर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट, और अगर फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो आफ्टर के बाद, और ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई रखी है कि अगर बिफोर है तो इससे पहले हेड प्लस V3 होना चाहिए और आगे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, और अगर आफ्टर है तो आगे हेड प्लस V3 होना चाहिए और पहले सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। ये चीज मैंने बता रखी है, टेंस टॉपिक जाइए देखिएगा, फ्री पढ़ा हुआ, आराम से देख सकते हैं। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, पहले वो रिटायर्ड होगा, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड आई स्टार्टेड, ये दूसरा एक्शन है, तो ये सेकंड फॉर्म से बना हुआ। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, ठीक है,
आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर, और द, हाँ आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्यू टू पैंडेमिक द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ड्यू टू द पैंडेमिक, पैंडेमिक की कारण द प्राइसेस, प्राइसेस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, बढ़ गए, सेकंड फॉर्म लगा दी एवरीडे, लेकिन यहां पे लगा हुआ है एवरीडे, पहली बात तो एवरीडे लगा है, दूसरी चीज यहां पे लिखा है सिंस लास्ट दिसंबर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहली बात देखो एवरीडे था, हमने देखा कि यार सिंस नहीं आना चाहिए, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो ये तो कंफर्म्ड है कि गलती तो आपको मिल गई, गलती आपको मिल गई कि यहां पे इंक्रीज्ड नहीं होगा, ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ सेकंड फॉर्म हटाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो यहां तक आपने आंसर तो सही लगा दिया, लेकिन आपका लॉजिक थोड़ा सा गलत हो सकता है। कैसे, यहां पे देखो ये वाला लॉजिक लगेगा सिंस फॉर प्लस टाइम वाला, यहां पे आपको सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंस फॉर के बाद टाइम दे रखा है, सिंस लास्ट दिसंबर मतलब पिछले दिसंबर से हर रोज प्राइसेस जो है मेडिसिन की वो बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, कब से, सिंस लास्ट दिसंबर, पिछले दिसंबर से, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए, यहां पे इंक्रीज की जगह क्या हो जाना चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, हाँ, तो ये हो जाएगा हैज, सॉरी हैव बीन, क्योंकि अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है काम, तो ये हो जाएगा हैव बीन इंक्रीज्ड, क्या हो जाएगा जी मेरे भाई, ये हो जाएगा हैव, सॉरी इंक्रीजिंग, हैव बीन इंक्रीजिंग, ठीक है, हैव बीन इंक्रीजिंग, तो यहां पे गलती कौन से वाले पार्ट में है, इसकी जगह ये लगा दो, सेकंड वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट, ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड diligently for months, they had still, यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल है जो इलॉजिकल भी पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, एक दो थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हमें लगी है, बाकी एसएससी में ज्यादा लोग समझदार बैठे हुए हैं तो वो अच्छे से पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए था सेंस के अकॉर्डिंग। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, अब देखो कायदे से तो यहाँ पे गलती ये भी है कि यहाँ पे ये भी पैसिव वॉइस बनना चाहिए, देखो ये एसएससी के द्वारा अगर पूछा गया सवाल, अगर आप गलतियां ढूंढें कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आपके हिसाब से ये भी गलत होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हालांकि जो टीम है उस टीम ने ट्रेन करा है किसी को, या टीम को ट्रेन किया गया है बहुत महीनों तक, तो भाई ये क्वेश्चन गलत है एसएससी के द्वारा, अगर आप देखो तो ये सवाल गलत है, हैड बीन ट्रेंड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उस टीम को ट्रेन किया गया है बड़ी मेहनत के साथ महीनों तक, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड, वो अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, या उनको और ज्यादा अभी भी ओवरवेल्म किया गया है, किसके द्वारा, बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, तो यहां पे तो डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ के साथ ये भी पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो यहां पे हैड स्टिल बीन ओवरवेल्म्ड होना चाहिए, देखो गलती तो यहां पे इन्होंने दे रखी है कि भैया यहाँ पे बीन ओवरवेल्म्ड होगा, ये तो करेक्ट है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं यहां पे भी है कि यहाँ पे हैड बीन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये एसएससी के द्वारा थोड़ा सा गड़बड़ सवाल है, ऊपर जो है आपका क्या है, पैसिव वॉइस होना चाहिए ऊपर भी। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ मैनकाइंड, देखो यूनेस्को जो है वो काम करता है टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करने का, तो देखो याद रखना है स्ट्रेंथन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्ट्रेंथन्ड जो होती है, बहुत से लोग इसको थर्ड फॉर्म समझ लेते हैं, इसको थर्ड फॉर्म समझ लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एन इंटेलेक्चुअल की जगह आपको द इंटेलेक्चुअल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो द है इसके लिए भी काम करेगा, साथ के साथ इसके लिए भी काम करेगा, द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, तो भाई एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव के लिए कॉमनली आप एक बार आर्टिकल द का यूज करेंगे, ना कि ए का या एन का, तो यहां पे द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, एक मिनट,
ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर भी दिख गया। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या है वो समझ लो। देखो ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, ये कैसा है मेरे भाई, ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग, बहुत सारी होती हैं, आप सारी मत पढ़ो भाई। एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अबाउट, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, इसको हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में अच्छे से समझ पाओगे, मेक समथिंग हैपन, किसी काम को, किसी चीज को होने देना, होने देना। अगर कोई चीज चल रही है, कोई घटना है, उस काम को होने देना, चलते रहने देना, ये होता है ब्रिंग अबाउट, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग आउट, एक फ्रेजल वर्ब होती है, जितने की जरूरत है मैं बस वही सिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्रिंग आउट, क्योंकि बहुत सारी होती हैं अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पे सिखाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन डिले हो जाएंगे। अभी यह है कि क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी सिखाने वाली चीजें मैं अलग से पढ़ा दूंगा, फ्रेजल वर्ब बहुत सारी। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिलीज समथिंग, टू रिलीज समथिंग समथिंग फर्स्ट टाइम, कोई भी चीज जो पहली बार रिलीज होती है, प्रसारित करना, या ये कह सकते हैं टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस, लॉन्च करना, टू इंट्रोड्यूस टू लॉन्च, ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं सबके सामने रखना कि देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, देखो सब लोग कैसा है, तो इसको बोलते हैं डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट, नहीं होगा, ब्रॉट की, ये जो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ही तो है ब्रॉट, तो मिस्टर सिन्हा ने लेके आए हैं एक, मतलब एक बुक रिलीज करी है, तो ब्रिंग आउट होना चाहिए यहाँ पे। एक बुक रिलीज करी है, अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट, एक सोशल इंपैक्ट के ऊपर एक किताब उन्होंने रिलीज करी है ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अबाउट की जगह बस आपको आउट करना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, आपको कोई एक सेंटेंस ढूंढना है जिसके अंदर ग्रामेटिकल गलती है। इट इज सैड दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, इंडियन फोर्स, अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कहा गया है कि जैसे वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, ये सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इंडियन यानी कि जो भारतीय फोर्स है, आर, देखो फोर्स के साथ में आर तो आ नहीं सकता, मान लो आपने फोर्स यानी कि बल की बात करें, इज लगा दे, ठीक है मान लेते, लेकिन यहाँ पे फिर देर का क्या करोगे, तो फिर अब देखो, हालांकि गलती तो दोनों जगह कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं, लेकिन इट्स कर सकते हो, गलत हो जाएगा। आप बात करो इंडियन फोर्सेस को, बस प्लूरल कर दो, यहाँ पे बल नहीं सेनाएं हो जाएगा, फोर्स और फोर्सेस का फर्क पता है ना। हाँ, जो इंडियन फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं, आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जो भारतीय सेनाएं हैं वो अपनी इंटेग्रिटी, अखंडता और अपनी वफादारी के लिए जानी जाती है। द प्रिंसिपल गेव अप, एक फ्रेजल वर्ब फिर से आ गई भैया, गिव अप, एक फ्रेजल वर्ब बेस्ड सवाल फिर से आ गया आपका, देखो फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, एक फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है और एक फ्रेजल वर्ब गिव इन होती है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है त्यागना, त्यागना या फिर छोड़ना कह सकते हो, ठीक है, त्यागना या फिर छोड़ना कह सकते हो, गिव इन और गिव अप। एक होती है आपकी गिव अवे, गिव अवे ये तो सबको पता होगा, ये होता है उपहार में देना, उपहार देना, किसी भी चीज को उपहार में देना, जैसे आपने कोई चीज उपहार में दे दी तो उसको बोला जाता है गिव अवे, ठीक है। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस, जो प्राइजेस थे, जैसे कि उपहार में मान लो गाड़ी है तो गाड़ी दे दी, उस गाड़ी को यानी कि उस प्राइजेस को, उन प्राइजेस को दे दिया टू दी विनर्स, विनर्स को, तो उपहार में जो चीज दी जाती है उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, गिव अवे यूज करेंगे, ना कि गिव अप, ठीक है। तो गिव अप की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, गिव अवे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑल ओके,
किसी को कोई तकलीफ यहां तक? नेक्स्ट, द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। जो व्यू है इस शहर से, एफिल टावर से जब शहर को देखते हो, बहुत ही मजेदार है। कोई सेंस है इस बात का? एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है जो थोड़ा सा हेट, मतलब नफरत को दिखाता है, घृणा को दिखाता है। लेकिन आगे स्टेटमेंट में लिख रहा है कि व्यू जो है वो एफिल टावर से दिखता है बहुत ही मजेदार। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंस है ये गलत होना चाहिए। यहां पे वाव लिख दो या कुछ अच्छा लिख दो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। वाव, वाव, द व्यू, द व्यू, द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। तो यहां पे ब्र की जगह क्या करना पड़ेगा? वाव करना पड़ेगा, क्योंकि वाव जब हम करते हैं तब कोई अच्छी चीज होती है तभी करते हैं। नेक्स्ट, हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रन फास्टली टू कैच इट। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो एसएससी की तरफ से देखा जाए तो ये इनएप्रोप्रिएटली आस्क्ड है, हालांकि ये इसका सॉल्यूशन ऐसा ही आएगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसमें एक्सप्लेन कर ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस और वो कॉमन हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं लगेंगे, आप भी जानते हो। अभी तक हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस करें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस हो या बहुत ज़्यादा टफ हो, कुछ भी हो। आप देखोगे हैविंग नॉन, यहाँ तक ठीक है, हैविंग प्लस V3 भी होता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 भी होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। दैट द ट्रेन, ये जानकर कि ट्रेन जो है was already on the platform they ran fastly। तो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन तो ये कि यहाँ फास्टली नहीं होगा, ये तो कंफर्म्ड है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन कायदे से यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो होता है, जैसे ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन के अलग अलग स्टेशंस होते हैं, ठीक है, ये स्टेशंस होते हैं, तो इनको हम पॉइंट्स बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्लेसेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्लेसेस। पॉइंट ऑफ प्लेसेस कह सकते हो या फिर लोकेशंस कह सकते हो। लोकेशंस, जो लोकेशंस होती हैं या पॉइंट ऑफ प्लेसेस होती हैं, वहां पे प्रपोजिशन कायदे से एट होता है, स्पेशली फॉर ट्रेन एटलीस्ट। समझ रहे हो ना? जब हम भी पहुंचते हैं तब भी, और ट्रेन पहुंचती है तब, हम जब पहुंचते हैं तब भी एक बार को चलो ऑन वन लगा भी सकते, ट्रेन तो वही लोकेशन पे पहुंच रही है, प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए तो पॉइंट है। तो यहाँ कायदे से एट होना चाहिए, यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए? प्रपोजिशन एट होना चाहिए। तो गलती तो एक ही जगह कर सकते हो, तो हम सबसे पहले तीसरा टिक करेंगे अगर आपके पास चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैं तो कहूंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ आपको दे देंगे जब आंसर की आएगी, ये बदलेगा नहीं, ये गारंटी है। एसएससी बड़ा ढीठ आदमी है। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग। गुड और बैड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या आती है बताओ? गुड और बैड, अगर आप किसी भी काम में अच्छे हो या किसी भी काम में बुरे हो तो गुड एट यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। देखो गुड के साथ एट एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे गुड के साथ इन्होंने विद कर दिया। और जो भी प्रपोजिशन आप यूज करोगे उसके बाद जेरेंड यूज करना ही पड़ता है। अगर वर्ब है तो, नाउन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्ब है जैसे मैथमेटिक्स है नाउन है तो वो सही है। एट मैथमेटिक्स ठीक है, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स ठीक है, लेकिन आई एम गुड एट फिशिंग, रनिंग, कैचिंग द बॉल, ये सब जेरेंड होते हैं। तो यहाँ पे विद की जगह क्या हो जाएगा भैया? एट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच, देखो ये अलग तरह का सवाल है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और वर्ब। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कहाँ पे? नॉन फाइनाइट वर्ब, जो हमारे एडवांस वर्ब का पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंग्लिश फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगी। वहां पे आईएनजी जो होता है वो वर्ब भी हो सकता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेरेंड भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आईएनजी सारे ही सेंटेंसेस में लगा होगा, लेकिन आपको वहां चेक करना है, वो वाला सेंटेंस सेलेक्ट करना है जहां पे आईएनजी फॉर्म को एज ए वर्ब यूज किया गया हो, एक्शन की तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया गया हो। तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग, एकदम सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आई एम प्रिपेयरिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। द ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू यूज रीडिंग
ग्लासेस, है ना, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, तो टू यूज रीडिंग ग्लासेस ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये ऑफ रीडिंग है प्रपोजिशन के बाद तो ये जेरेंड हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। रीडिंग नोवेल्स इज माय फेवरेट पास टाइम, तो यहां पे ये क्या है, नाउन हो जाएगा, जेरेंड की तरह यूज किया जा रहा है। रीडिंग नोवेल्स को पढ़ना मेरा एक पास टाइम है, फेवरेट। तो कहीं ना कहीं वर्ब तो सिर्फ पहले ही पार्ट में यूज की गई है जो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जहां यूज किया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखो, पीपल एडमायर्ड हिम, देखो, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। देखो बच्चों वाला सवाल है, प्रिंसिपल्स नहीं होगा क्योंकि मैंने होमोफोन्स में कई बार ये आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि एक होता है प्रिंसिपल, क्या होता है जी, प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल। ये तो यार बहुत छोटा सा सवाल है, आप ये कह सकते हैं, बहुत नॉर्मली हम लोग डेली यूज करते रहते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, जो हमारा हेड ऑफ द स्कूल और हेड ऑफ द कॉलेज होता है ना, हेड ऑफ कॉलेज, हेड ऑफ स्कूल, उसको बोलते हैं प्रधानाचार्य। और ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है सिद्धांत। तो जो भी व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहता है, ठीक है, सिद्धांत, उसको हम लोग ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे, वहां पे ये वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स की जगह क्या हो जाना चाहिए बताओ, यहाँ पे ये वाले प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, सिद्धांतों के साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट, वी वर ऑन द वे, हम रास्ते पर थे, टू दी पार्टी वाले रास्ते पर थे, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर, अचानक से एक हैवी डाउनपोर आ गया। तो आ गया का मतलब है वो निकल गया, भाई ये पास्ट है, भाई ये पास्ट है, जब हम रास्ते में थे तो अचानक से, तो यहाँ पे पास्ट कैसे हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे पास्ट की जगह वुड लगा दो, भाई मेरे यहाँ विल ही नहीं होगा क्योंकि आगे मेन वर्ब है ही नहीं, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और इस ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देयर विल नहीं देयर वॉज होगा, देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ही नेवर टॉक्स, टॉक टू प्लस पर्सन, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो या तो टॉक के साथ टू लगा सकते हो या फिर टॉक के साथ विद लगा सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। अब दोनों में से ज्यादा सही है कम सही है ऐसा नहीं, दोनों के अलग अलग लॉजिक्स हैं। इसमें क्या है कि एक आदमी बात कर रहा है, सिर्फ इधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही बात हो रही है इधर से, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों तरफ से बात हो रही है, ठीक है, दोनों तरफ से बात हो रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो विद, और इसमें एक ही आदमी बात कर रहा है तो आई एम टॉकिंग टू यू, देखो हे हेलो गाइज आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं उनसे बात करता हूं, वी आर विद टॉक्स विद ईच अदर, या कुछ भी ऐसे लगाना चाहते हो तो विद आएगा, लेकिन फॉर कभी नहीं आएगा यार, फॉर एनीबडी नहीं, टू एनीबडी, वो किसी से भी बात नहीं करता इसीलिए वो अकेला रहता है, हाँ पूरे दिन, तो किसी से भी बात नहीं करता है, फॉर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, टॉक, ठीक है जी। नेक्स्ट, वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, देखो जब हम पहली बार किसी नाउन का नाम लेते हैं, कॉमन नाउन का पहली बार सेंटेंस में, तो आप आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं कॉमनली, या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, जब वो पूरे संसार में यूज हो रहा है तो नहीं लगाएंगे, अगर किसी एक की बात करेंगे तो ए और एन लगाएंगे, लेकिन जब उसी नाउन को दोबारा रिपीट करते हैं तो द लगाते हैं, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। वी टुक डिनर, हमने डिनर किया एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, एंड, अब एंड के बाद यही रेस्टोरेंट दोबारा से रिपीट हो रहा है, वर, एंड वर अमेज्ड, और हमको चौंका दिया गया, टू सी, यानी कि हम चौंक गए, ठीक है, एंड वी वर अमेज्ड होना चाहिए वैसे तो इसमें, वी वर अमेज्ड, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये कॉमनली काम कर जाएगा दोनों वर्ब्स के लिए, वर अमेज्ड टू सी द
इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट होना चाहिए, द रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट का दोबारा से यूज किया जा रहा है तो द आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए को हटा दो, द का यूज कर लो भाई, सिंपल सी चीज है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी, कोई समस्या यहाँ तक? आपका क्वेश्चन नंबर 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर लाठी चार्ज लिखा है जो कि एक हिंदी वर्ड है ना, जनरली हम बोलते लाठी चार्ज, लेकिन आप लाठी चार्ज में से ना चार्ज को निकाल लो। चार्ज आप देख लो कि एक तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाठी चार पूरा का पूरा यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकते हो, तो इसमें गलती मत कर देना। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी वाला वर्ड, तो वुड के साथ लाठी चार्ज चल जाएगा, ठीक है, वुड के साथ लाठी चार्ज होगा। कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में एज अ सेंटेंस यूज कर लेते हैं ब्रिटिश वाली में, ठीक है, तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं वुड लाठी चार्ज। तो यहाँ पे लाठी चार्ज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा, इसमें कोई गलती है नहीं। अब गलती कहां पर है देखो, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स, एजिटेटर्स कौन होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, जो उद्यम मचाते हैं, टू बैक इन, तो यहां पे एक फ्रेजल वर्ब यूज की गई है बैक इन। अब देखो बैक इन ऐसी ऐसी कंफ्यूजिंग कई सारी वर्ब्स होती हैं जिनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं, छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, और उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि हो सकता है, देखो यहां पे जैसे एक फ्रेजल वर्ब होती है बैक इन, और एक होती है आपकी बैक, इनके अलावा एक होती है बैक आउट, और एक होती है आपकी ऐसी ऐसी कई सारी, भाई एक वर्ब से कम 20 या 30 फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं, ठीक है। एक होती है बैक इन, एक होती है बैक आउट, एक होती है बैक ऑफ, कई फ्रेजल वर्ब्स होती है अलग अलग, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि बैक इन का मतलब भी होता है पीछे हटना, बैक आउट का मतलब भी पीछे हटना, और बैक ऑफ का मतलब भी पीछे हटना, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि बैक इन का मतलब क्या होता है, देखो बैक इन का मतलब होगा आपका जैसे कि पीछे की ओर मुड़ना, जैसे कि आप इधर जा रहे हो, या तो आप ऐसे करके मुड़ जाओ या फिर आप पीछे की साइड जाओ, जैसे गाड़ी चला रहे होते हो, आगे आगे चल रही होती है, अचानक से आप फिर पीछे लेते हो, जैसे पार्किंग में गाड़ी को पीछे करते हो, तो ये होता है पीछे मुड़ना, ठीक है, पीछे मुड़ना कह सकते हो, या फिर पीछे की ओर जाना कह सकते हो, पीछे की ओर जाना ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, और जाना ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इसकी मीनिंग। अब आ जाते हैं बैकआउट की तरफ। तो देखो बैकआउट का मतलब होता है अपने वादे से पीछे हट जाना, ठीक है, ये होता है पीछे हटना, या फिर वादे से मुकर जाना, ठीक है, अपने वादे से मुकर जाना, अरे अपने वादे से मुकरना, जैसे आपने कुछ बोल दिया कि हाँ ठीक है ओके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं 20,000 रुपीज दे दूंगा, आधे आधे दे दूंगा, चलते हैं, और एंड टाइम पे आपने मना कर दिया, नहीं यार मैं नहीं, मुझे खतरा लग रहा है। तो अब बैकआउट का मतलब होता है अपने आप को किसी भी चीज से बाहर निकाल लेना, किसी कंफ्यूजिंग या किसी डिफिकल्ट चीज से बाहर निकाल लेना। यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और कंफ्यूजिंग सिचुएशन। आप किसी भी चीज से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो तो उसको बैकआउट बोलते हैं, ठीक है, अपने वादे से या आपने जो प्रॉमिस किया, आपने अपनी जो शब्द बोले, बात बोली, उससे बाहर निकलना, ठीक है। एक होता है बैक ऑफ, बैक ऑफ होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि एक तरीके से आप, मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, जब आप किसी व्यक्ति को रोक रहे होते हैं कि भाई रुक जा वरना मैं ये कर दूंगा, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो, आप अगर खुद के लिए भी ये फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहो, जैसे कि अभी मैंने जो समझाया वो तो मैं सेंटेंस के हिसाब से समझा दी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर खुद के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी अगर यूज करना चाहो तो क्या होगा, इसका मतलब कि मैं, जैसे बोलते ना मम्मी यार तुम मत बीच में पढ़ो मैं अकेला संभाल लूंगा, ऐसे सेंटेंसेस बोलते ना, यार सुनो तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरे बीच में मत पढ़ो, तुम अपना काम देखो मैं खुद देख लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पे हम किसी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी काम को करने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। बैक ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से किसी को कुछ काम करने से रोकना, या फिर खुद को किसी ऐसे काम में कर जाने से या किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने से रोकना, खुद को रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, वरना कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से रोकना हो सकता है, क्या हो जाएगा, या तो रिट्रीट कर लो जो होता है खुद को बाहर निकालना, ठीक है, टू रिट्रीट भी बोल सकते हो, ठीक है, बाहर निकालना भी बोल सकते हो, ठीक है, बाहर निकालना कह सकते हो, बाहर निकालना तो नहीं, ये कह सकते हो क्या, रोकना कह सकते हो या तो, ठीक है, रोकना कह सकते हो, और दूसरा कह सकते हो क्या चीज, ठीक है, टू रिट्रीट मतलब किसी व्यक्ति को रोकना, या फिर आप ये कह सकते हो मतलब पीछे हटना, पीछे हटना,
और पीछे हटने के भी अलग सेंस होते हैं, पीछे हटने के अलग अलग सेंस होते हैं। पीछे हटना तो यहाँ पे भी है, ये भी पीछे हटना, ये भी पीछे हटना, लेकिन यहाँ पे पीछे हटने का सिंपल सा रीजन है कि आगे कोई खतरा हो सकता है, इसकी वजह से मैं पीछे हट जा रहा हूँ, तो उसको हम लोग पीछे हटना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना तो बैक इन यूज करना है और ना ही हमें बैक आउट यूज करना, हमें यहाँ पे बैक ऑफ यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं पुलिस वाले कि सुनो भाई पीछे हट जाओ। ठीक है, अपने आप को ये उपद्रव मचाने से रोक लो, वरना फिर हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पे बैक इन की जगह बैक ऑफ आपको यूज करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस देख लो। मिस्टर अलीज सोप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। मिस्टर अलीज सोप, जो मिस्टर अली की जो शॉप है, इज फर्दर नहीं होगा। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो फार्दर यूज करते हैं। अगर कोई लॉजिक उसका निकल के आएगा तो मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, फर्दर की जगह क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, फार्दर टू द हॉस्पिटल। ठीक है, हाँ बहुत दूर है, अली सोफ इज फार्दर, और यहाँ पे भी फ्रॉम की यूज, फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, फार्दर फ्रॉम, फर्दर नहीं, फर्दर तो एब्स्ट्रक्शन के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको फार्दर यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए हम फार्दर यूज करते हैं और टू की जगह फ्रॉम यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट। इट रेन, इट के साथ रेन तो आ ही नहीं सकता, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलती तो है। इट रेन्स अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश के इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बच्चों वाली चीज है। अगला देखो। बिग डेटा हैज inundated the education industry, it has transformed it by leaps and bounds। देखो, जो बहुत बड़ा डेटा है ना, उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। एक शब्द होता है इनंडेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बार कई बार मैंने पढ़ा है इसको, इनंडेट, इनंडेट और इनंडेशन, एक वर्ड होता है इनंडेट, ठीक है, या फिर इनंडेशन। इनंडेशन नाउन होता है, इसका मतलब होता है बाढ़, और ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है बाढ़ लाना, एक तरीके से क्रांति जैसी ले आना। बाढ़ लाना इसका मतलब झंझोलना, खंगालना, हलचल मचाना, ये कह सकते हो। अब यहाँ पे ना एरर डिटेक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। इनंडेट जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इनंडेटेड होना चाहिए था। इनंडेट जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इनंडेटेड होगा, इनंडेटेड होगा। यानी कि जो बहुत बड़ा डेटा है, इसने एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, हिला के रख दिया है, हलचल पैदा कर दी है। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से बढ़ रहा है या चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, इनंडेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, स्पेलिंग मिस्टेक है। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। अगर आप 21 से के नहीं हुए हो या 21 से कम हो तो आप दारू पीने के लायक नहीं हो, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। लेकिन असल में दारू पीने लायक तो हमारे देश में आप देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10, 12, 14 साल के, वो भी दारू पी लेते हैं। कुछ लोग हैं ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा पाया जाता है। लेकिन हमारे देश में 21 साल से, हालांकि है ये कि 18 साल से नीचे के बच्चों को तंबाकू वगैरह ये सब अलाउड नहीं है, बट आप देख लो 18 साल से कम के बच्चे दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं हमारे देश में। तो खाने के लायक होना और खाने के योग्य होना, दोनों में फर्क है। मैंने कहा सुनो, तुम खाने के योग्य नहीं हो, मतलब मैं तुमको नहीं खाने दूंगा, तुम खाना जानते हो बट मैं तुमको खाने नहीं दूंगा, ये होता है एलिजिबिलिटी। अब तुम इस काम के लायक नहीं हो, भले ही तुम्हारे अंदर क्षमता हो बट तुम लायक नहीं हो, मतलब अब तुम्हें ये काम नहीं करने दिया जाएगा। और एक होता है एबल, मतलब तुम काम कर तो सकते हो बट तुम्हें करने नहीं दिया जा रहा है। तो एबल मतलब ये गलत हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में यू आर नॉट एबल। भाई मैं दारू मान लो पीता हूं, मुझे पीना आता है, 18 साल का हूं, लेकिन मैं उस देश में दारू नहीं पी सकता, जबकि मैं पीने लायक हूं, मैं पी सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। तो यहाँ पे या तो आप बोलो यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक, या फिर बोलो यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल टू ड्रिंक। ठीक है, तो अलाउड सही वर्ड रहेगा यहाँ पे, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक, तुमको ड्रिंक करना अलाउड नहीं है कुछ कंट्रीज में, अगर आप 21 साल के नहीं हुए हो तो। एबल वर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट इन दिस क्वेश्चन।
टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, संसार के बेस्ट फॉरवर्ड्स में से दो, फॉरवर्ड्स में से दो, हैज कैसे हो जाएगा भाई, दो की बात हो रही है तो हैव होना चाहिए ना, दो की बात हो रही है ना, ऑफ से पहले वाला जो नंबर है उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो हैव हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ourselves शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। देखो ये आगे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये वंस है, जो कि वन का पॉजिटिव केस है, वन का पॉजिटिव केस है वंस। तो यहाँ पे पहली बात तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज हो ही नहीं सकते, बच्चों वाली चीज़ है। आप जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टॉपिक पढ़ लेना, कुछ भी प्रोनाउन टॉपिक पढ़ लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते, यानी कि वर्ब से पहले आप यूज नहीं कर सकते। बच्चों वाली चीज है भाई, है बच्चों वाली चीज है कि आर सेल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आर सेल्स को हटा के वी लगा के आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वी के हिसाब से वंस थोड़े ना आएगा, वंस के हिसाब से यहाँ पे वन आना चाहिए। तो आर सेल्स को हटाओ, वन लगाओ। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, किसी को भी अपनी नॉलेज का बखान नहीं करना चाहिए। बोस्ट का मतलब होता है बखान करना, बड़ी बड़ी बातें करना। आई हैव सिंग, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो और चाहे विल हैव हो, तीनों टेंस के किसी भी परफेक्ट टेंस में आप जो मेन वर्ब यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। जबकि सिंग फर्स्ट फॉर्म है तो सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। बच्चों वाला सवाल है भैया, सारी चीज हलवा है, हलवा मतलब हलवा। He always wants to be in the company of those who are illiterate, intellectually superior than him. Superior भाई, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, इन सब के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है टू, ना कि देन। तो देन की जगह टू लगाओ, बस बात खत्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसको फ्यूचर टेंस में बनाया गया हो। बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव कंप्लीट, आई विल हैव कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीटेड होना चाहिए, तो गलती इसमें भी है। बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल, पहली बात तो नेक्स्ट से पहले भी द का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों गलत हो गए। आई विल हैव बीन कंप्लीटेड गलत हो जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। बाय नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट, अच्छा द तो चारों में नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाय लगा है प्रपोजिशन तो द नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल बी कंप्लीटेड, आई विल बी कंप्लीटेड हो जाएगा तो पैसे वॉइस बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आई विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, नाउन टॉपिक से सवाल पूछा गया, इतना छोटा सवाल। अब देखो नाउन टॉपिक से एक सवाल तो पूछा गया ही है, देख रहे हो, एक ही पूछा गया लेकिन पूछा तो गया है ना। आगे आ जाओ भैया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन, स्लोली देन। देखो जो देन है ना ये अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री किस किस की होती है भाई, एडजेक्टिव की भी होती है और एडवर्ब की भी होती है, दोनों की होती है, ठीक है। अगर स्लो होता तो स्लो की जगह स्लोअर लगा देते, लेकिन स्लोली है तो इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको मोर लगाना पड़ेगा, मोर स्लोली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भैया देन लगा तो मोर स्लोली हो जाएगा, मूव मोर स्लोली। बाकी के एनिमल्स के कंपैरिजन में जो कैमल्स होते हैं बहुत धीरे चलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के कंपैरिजन में। दीपक इज स्टडिंग बीटेक, दीपक बीटेक की पढ़ाई कर रहा है एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम अ इंजीनियर, नहीं एन इंजीनियर, टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है आईआईटी दिल्ली से। The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment in which the article has been used incorrectly. एक सेंटेंस ऐसा ढूंढना जिसमें आर्टिकल का क्वेश्चन है गलत तरीके से, ठीक है। मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12,
देखो सुपरलेटिव डिग्री है, हैवीएस्ट, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, बच्चों वाली चीज है। अगला बताओ। द लॉयंस बिकेम वायलेंटली। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, जैसे बी, बिकेम, प्रूव, ठीक है, कीप, फील, सीम, अपीयर, लाइक, लाइक नहीं, हेट, लव, ये सब इनके साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। ये स्पेसिफिक जो वर्ब्स होती है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, इनवॉलंटरी वर्ब होती हैं या स्टेटिव वर्ब होती हैं। उनमें से इनके साथ जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं। इनको कभी भी एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करेगा। तो बिकम के लिए हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। हर एक क्वेश्चन लॉजिकल है, ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन लॉजिकल है। सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है कि कहाँ मिलेगा, तो एडवर्ब टॉपिक जाके देख लेना। एडवर्ब टॉपिक में लास्ट में, सबसे लास्ट में ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा इंग्लिश फाउंडेशन बैच में। A to Z इंग्लिश बैच है, फ्री में पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पर, उसमें जाके देख लेना। जेरी ड्राइविंग होम लेट वैन, देखो वैन के बाद में जो सेंटेंस है वो सेकंड फॉर्म से, तो इससे पहले वाला वॉज वर्ब प्लस आईएनजी से बनेगा, आईएनजी से बनेगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, वॉज ड्राइविंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। गलती तो ये है कि ड्राइविंग से पहले अकेली आईएनजी तो आ ही नहीं सकते, उससे पहले कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो आपको गलती ढूंढनी है, आपको गलती तुरंत मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट, द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्विजाइट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। एक बात बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर होता है, यानी कि मेरी स्पेशलाइजेशन इस काम में है। आई हैव स्पेशलाइजेशन इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आई स्पेशलाइज इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो स्पेशलाइज एट नहीं यूज करते हैं, स्पेशलाइज इन यूज करते हैं। अगर आप किसी भी काम में स्पेशलाइजेस हो या स्पेशलाइजेशन रखते हो, तो आईएनजी के पहले आपको इन लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशलाइजेस एट नहीं, इन का यूज करेंगे। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे गलती इस वजह से होगी, जेड की वजह से। अरे जेड अमेरिकन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, एस ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सही है। हम लोग ब्रिटिश पढ़ते हैं इसलिए एस सही है। कंप्यूटर में ये वाली सही दिखाते, ये वाली सही दिखाते, ये वाली गलत, क्योंकि कंप्यूटर अमेरिका में या अमेरिकन लैंग्वेज यूज करते हैं। if he runs he get there in time, आपको क्या करना है, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है भैया, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, एस एस लगा होता है, तो आगे वाले क्लॉज में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि विल प्लस वी1 लगाएंगे। तो यहाँ पे गेट की जगह विल गेट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, मेरा जो कुत्ता है वो रात में बहुत तेजी से भौंकता है। माई डॉग बार्क्स वेरी, देखो ये जो है ना वाक, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे जो लाउडर है ये कंपैरेटिव डिग्री बना दिया है, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको एडवर्ब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाउडली। और ये जो वेरी है वो लाउडली के लिए काम करेगा, लाउडली जो है वो बार्क्स के लिए काम करेगा। समझ में आ गई बात। तो लाउडर की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाउडली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ जी। अगला बताओ। नेक्स्ट, इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हो अच्छा सवाल है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल कह सकते हो इसको, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि बड़ा सवाल है, सीजल के मतलब का है।
in the recent past the IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue. टू, देखो टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू नहीं होता है, पहली बात तो इंडस्ट्रीज रेवेन्यू होता है, और यहां पे एन नहीं होगा, द होगा, टू दी इंडस्ट्रीज रेवेन्यू, द इंडस्ट्री रेवेन्यू या इंडस्ट्रीज रेवेन्यू होगा, टू दी और कंट्रीब्यूटर के साथ टू तो आएगा ही आएगा, ये सही है, कुछ लोग टू हटा देते हैं ना, तो एन की जगह लगा दो द इंडस्ट्रीज रेवेन्यू। सर द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है तो वही पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो द आएगा, और इंडस्ट्री का रेवेन्यू है तो रेवेन्यू पे पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही एंड हिज फ्रेंड्स, भाई ही और हिज फ्रेंड्स दोनों प्लूरल हो जाएंगे तो डू आना चाहिए ना, डज कैसे आ जाएगा। While I was walking to the store, my friend calls. While के साथ यहां पास्ट दे रखा है, देखो पास्ट, ठीक है। While I was walking to the store, my friend, मेरे दोस्त ने, जब यहां पास्ट है तो यहां भी तो पास्ट होना चाहिए, मेरे दोस्त ने मुझे पुकारा जब मैं जा रहा था स्टोर की तरफ, और यहां भी पास्ट होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए, आस्क्ड फॉर अ फेवर, तो कॉल की जगह कॉल्ड होगा, कॉल की जगह कॉल्ड होगा, और आस्क की जगह आस्क्ड होगा, ठीक है जी, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ मेरा। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, जाइए और मिलिए चेयरपर्सन से, सी विल बी अवे फ्रॉम द फ्यू नेक्स्ट डेज, सी विल बी अवे, वो दूर चली जाएंगी कुछ दिनों के लिए, फॉर द जो आ रहा है वो नेक्स्ट के लिए आ रहा है ना कि फ्यू के लिए, तो यहां से फ्यू को हटा के डेज, देखो नेक्स्ट से पहले आएगा द, अगर आपको इलॉजिकली भी सोचना है तो कहीं मारना है तो यार ऐसे मार लो कि द नेक्स्ट के साथ रहेगा और फ्यू डेज के साथ रहेगा, क्योंकि डेज के लिए फ्यू आ रहा है, और वैसे भी ऑर्डिनल नंबर्स को पहले लिखा जाता है नाउन से, ठीक है ना, सबसे पहले द नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज होगा, द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। The teacher asked him not to keep disturbing the class। एक और सवाल इससे पहले ऐसा पूछा गया था जिसमें टू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता। The teacher asked him not to keep disturbing the class but it had no effect, नहीं होगा भाई, had जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और no आपका जो है no के साथ में नाउन आता है, याद रखना, नो के साथ भाई नाउन आता है, समझे, नो के साथ नाउन आता है, और अफेक्ट जो है वो नाउन नहीं है, इफेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, नो इफेक्ट, अफेक्ट तो वर्ब होती है, वर्ब को हटा दो नाउन को लगा दो, भाई नाउन आना चाहिए, ये होता है प्रभाव और ये होता है प्रभाव डालना। अगर इनको मैं बहुत ज़्यादा और अच्छे से ऐसे लिख लिख के समझाता ना, जो कि बच्चों वाली चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं सिखा सकता है ना, कि एक एक चीज़ लिखूं हिंदी, तो इसमें क्या है डबल टाइम लगेगा। अभी मैंने आपको बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से, हालांकि बोल बोल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैं इसमें इतना ही टाइम ले सकता था, इससे भी ज़्यादा, ठीक है ना। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड नेवरथलेस, देखो मैं, मेरी बहन और मैं, हम दोनों क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। नेवरथलेस, नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, यानी कि मेरी सिस्टर और मैं हम बहुत काम करते हैं, फिर भी मेरा भाई, फिर भी जो मेरा भाई है वो कुछ नहीं करता, एनी टास्क असाइंड, उसको कुछ भी काम दिया वो नहीं करता। फिर भी का क्या मतलब है, फिर भी नहीं, यहाँ पे नेवरथलेस की जगह आपको बट यूज करना पड़ेगा, इनएप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, यहाँ पे आपको नेवरथलेस की जगह बट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन मेरा भाई ऐसा है कि उसको कुछ भी काम दे दो वो करता ही नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव सब्जेक्ट हो और दूसरी तरफ नेगेटिव सब्जेक्ट हो, या फिर एक तरफ नेगेटिव हो पहले और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, तो भाई बीच में बट का यूज किया जाता है। और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो फिर आपको एंड लगाना होता है, दैट्स इट।
बाकी तो हर एक कंजंक्शन का अलग ही अपना कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा कब यूज किया जाता है वो आपको कंजंक्शन टॉपिक में सीखना पड़ेगा। ही वॉज बैड इंजर्ड। यार एक बात बताओ, वॉज जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। अब आप कहोगे सर नहीं ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है। नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर है पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है। एक्शन होता तो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा होता, जबकि एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, मतलब करने वाला कोई और है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है। तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब। तो यहाँ पे बैड को हटा के बैडली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही वॉज। कुछ लोग अपन लॉजिक अलग देते हैं कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। ऐसा नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा लॉजिकली अगर ग्रामेटिकली सोचोगे तो यहाँ पे बैड की जगह बैडली करना पड़ेगा। बाकी जो भी यार तुक्का अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के। मैंने ही बहुत दिनों तक यही चीज़ पढ़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे सीख लिया। बहुत पहले की बात है, सालों पहले की है ना, जब मैं स्टूडेंट था। चलिए, ये हो गए आपके टॉप सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी मेंस की तैयारी कर रहा है, यू हैव वन गुड चॉइस टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज सीजल मेंस ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको टारगेट भी मिलता है, डाउट्स भी मिलते हैं, बाकी कंटेंट भी मिल जाएगा। और अगर आपको गुरुकुल में आना है तो गुरुकुल की जानकारी आपके पास यहाँ पे दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल मैसेज करके जानकारी ले लीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये हम है और इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। जय हिंद। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।